जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका मेरी मध्य प्रदेश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुझे 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं CDS 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। अब यहाँ पर बात आएगी कि मध्य प्रदेश में कैसे इंटरेस्ट मेरा जाग गया UPSC CDS देने के बाद। जब मेरे CDS में अटेम्प्ट खत्म हुए तो मध्य प्रदेश के प्रति मेरा इंटरेस्ट जागा और पिछले 3 साल से मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और मुझे अपने अंदर इतना विश्वास है कि अगर आपने मेरे से मध्य प्रदेश पढ़ लिया तो जो PSC जैसे एग्जाम होते हैं जहां पर 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं वो सब कर लेते हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी टफ होते हैं। तो मैं उन 10 क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगा। पहली बात तो ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आने की संभावना नहीं होगी, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं कि भैया मध्य प्रदेश पे हम कमांड कैसे करेंगे। कमांड करने के लिए हमारा पाथ क्या होगा, क्या मैं किस तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से हमारी गाड़ी आगे चलने वाली है। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, वो क्यों पढ़ाऊंगा, उसके अंदर क्या पढ़ाऊंगा, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उठाऊंगा, लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मध्य प्रदेश को जानते ही नहीं तो उसकी हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे। कम से कम फिजिकली उसको जाने तो मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा आपको, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। ये मैं क्यों दिखाऊंगा, वही बात आ गई भाई, मध्य प्रदेश को जानो आप, उसमें कितने डिवीजन हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले की सीमा किस जिले से साझा हो रही है, कौन जिले की सीमा किस राज्य से साझा हो रही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें PSC में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और व्यापम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने में मुझे 6 से 8 घंटे के लेक्चर लगेंगे। क्यों? क्योंकि यही नींव होती है मध्य प्रदेश को पढ़ने की कि उसके नक्शे को हमें मौखाद याद होना चाहिए, ओरल हमें याद होना चाहिए। ओरल कैसे याद होना चाहिए कि अगर हमने दक्षिण में स्टार्ट करा तो भैया क्या है, बड़वानी आ गया, खंडवा, खरगोन, नीचे साइड के पूरे जिले आ गए, छिंदवाड़ा आ गया। अगर हम पश्चिम में पहुंचे तो भाई पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो हमारा सीधी सिंगरौली आ गया। हम अगर उत्तर में देखें तो क्या है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर आ गया। तो ये सारे आपको जो जिले होंगे ना, जो मौखाद याद होंगे, आंखें बंद करके आप नक्शा इमेजिन कर पाओगे। इसलिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिर फिजिकल डिवीजन पे आएंगे। फिजिकल डिवीजन में कितने पार्ट में बांटा गया है, तो भैया जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो जब जैसे कि 2000 के पहले हम देखते तो 9 भागों में डिवाइड था। फिर 2 भाग कहां चले गए, CG में चले गए। ठीक है, 2 भाग CG में चले गए तो हमारे कितने 7 भाग ही बचे। ठीक है, तो मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर हम आगे बात करते हैं माउंटेन्स ऑफ MP। सिंपल सी बात है, नर्मदा नदी किन 2 माउंटेन्स के बीच में बह रही है, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, तो ये सारे विंध्याचल के भाग क्या क्या है, सतपुड़ा के भाग क्या क्या है, कौन सी पठार की कौन सी ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की कौन सी ऊंची चोटी है, ये सारी चीजें हम ऊपर इसमें देखेंगे। इसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं सिर्फ 1 घंटे में आपको कवर करवा दूंगा और इतने प्यारे फैक्ट कवर करवाऊंगा कि जहां से क्वेश्चन अगर बनेंगे ना तो आपके आराम से बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। आगे हम बात करते हैं रिवर्स ऑफ MP। रिवर्स ऑफ MP का अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन वाइज कैसे पढ़ना है, तो ओरिजिन महत्वपूर्ण है, कहां से हो रहा है। ओरिजिन अगर हमें पता है और फ्लो किस दिशा में कर रही है तो हम लगभग सारे क्वेश्चन इससे बना लेंगे। अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब भाई वन और वन के उत्पाद, भैया वन से क्या प्राप्त हो रहा है, लाख प्राप्त हो रही है, हमें हरी पत्तियां प्राप्त हो रही हैं, हमें बहुत सारी लकड़ियां प्राप्त हो रही हैं और सारी चीज़ें जो वन के उत्पाद होते हैं, शहद वगैरह हो गई, लकड़ियां जैसे कि चंदन की लकड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो वन को पढ़ाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं 1 से 2 घंटे में आपको पूरे वन खत्म करवा दूंगा कि कौन से वन व्रत हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मतलब कितने वन व्रत मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कौन सा वन व्रत बड़ा है जैसे खंडवा, कौन सा वन व्रत छोटा है, कहां पर ज्यादा वन है, सघन वन क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश में कितने % वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 1 से 2 घंटे में ये आपको मैं पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। आगे हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ। देखो भाई ये एक ऐसा पॉइंट है ना वाइल्ड लाइफ, इसमें हम अभ्यारण्य सेंचुरी,
और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि पीएससी का जो लेवल है वो काफी अंदर तक जाके इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन व्यापम भी पूछता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ एमपी। क्लाइमेट और एमपी में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, 1 से 2 घंटे में सारा क्लाइमेट, कौन कौन सी ऋतुएं मध्य प्रदेश में आती हैं, मध्य प्रदेश का जलवायु कैसी है, वर्षा कैसे होती है, सारी चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा। वर्षा क्षेत्र इसमें मैं बता दूंगा, जलवायु के आधार पर हम कितने भागों में इसको डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। 1 से 2 घंटे मुझे इसको चाहिए पड़ेगा, हो सकता है इसमें 3 घंटे लग जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेचुरल एंड मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ एमपी। मिनरल्स, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं भैया, बालाघाट में कौन सी खदान है, मुरैना में कौन सा अपन पाया जाता है, स्लेट कहाँ से पाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और मिनरल्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम में भी और पीएससी में भी, सीधे अंदर जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगा, कौन कौन से इसमें है, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट एंड एमपी। ट्रांसपोर्ट और एमपी में मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हम 3 तरीके की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एक रेलवे पढ़ेंगे, एक रोडवेज पढ़ेंगे और एक एयरलाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई 2 क्षेत्र दे देंगे, उन क्षेत्र के बीच में जैसे इंदौर दे दिया और मुंबई दे दिया, कौन सा हाईवे है, ठीक है, उस हाईवे का नाम पूछ लिया जाएगा। ऐसी चीजें एग्जाम्स में दिए जाते हैं, तो इनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। आगे हम देखेंगे मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं, उनकी क्षमता कितनी है, इवन ईयर तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्षमता भी पूछी गई, ईयर भी पूछा गया, कौन सा बना था, माता टीला डैम, मिट्टी का डैम कौन सा है, ये सारी चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस के। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें एग्रीकल्चर, तो मैंने इसी के अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, कौन से क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, कौन सा क्षेत्र पीली क्रांति का क्षेत्र कहा जाता है, कौन से 2 जिले हैं जिनको श्वेत कपास उत्पादन के लिए श्वेत जिले कहा जाता है, ये सारी चीजें मैं बहुत डेप्थ में इसको बताऊंगा। इसमें भी मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा, हो सकता है इसमें 3 घंटे लगे क्लास खत्म करने में। आगे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसमें अपन को कुछ नहीं समझना है, ज्यादा चीजें नहीं है, 1 से 2 घंटे में एनिमल्स के बारे में बताऊंगा, कौन से एनिमल कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं और कौन सा शासकीय उत्पाद, जैसे कि शासन ने दुग्ध उत्पाद केंद्र कहाँ पे लगा रखा है, दूध का उत्पादन कहाँ ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें एक ज्यादा सबसे बड़ी बात जाएगी मध्य प्रदेश में डायनेस्टी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इसमें काफी समय जाएगा, मेरे अनुसार 10 से 12 घंटे भी हो सकता है इसमें मुझे कम पड़े। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम डेप्थ में एक एक डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, सिंधिया वंश पढ़ेंगे, होलकर वंश पढ़ेंगे, कौन कौन से युद्ध इन दोनों के बीच में लड़े गए, बघेला जो अपनी वो थी रियासत उसको पढ़ेंगे, ओरछा में भैया कौन रहे हैं, बुंदेला रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, काफी इसमें समय जाने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमपी। भाई एमपी बना कैसे, 1950 की स्थिति क्या थी, 1974 की स्थिति क्या थी, 2000 की स्थिति क्या थी, फिर मध्य प्रदेश के जिले जो डिवाइड हुए, संभाग डिवाइड हुए, वो सारी चीजें हम फॉर्मेशन में इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे मेजर फेस्टिवल एंड फेयर्स। ये तो भाई मध्य प्रदेश के फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, रीवा में लगता है, तो सारे मेले में मैप से पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज, कौन सा मेला कौन से जिले में लग रहा है, कितने मेले कौन से जिले में लग रहे हैं, चरण पादुका मेला छतरपुर में लगता है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, फेस्टिवल्स, कौन से क्षेत्र में नवाखनी मनाया जाता है, कौन से क्षेत्र में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, ये सारे, और कैसे मनाया जाता है, कभी कभी अंदरूनी बातें भी पूछ ली जाती हैं पीएससी का। आगे हम बात करते हैं फोक म्यूजिक, बिल्कुल लोक गायन, लोक कला, लोक चित्रकला, इससे तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, फोक डांस से पूछे गए हैं, फोक आर्ट से पूछे गए हैं, इनको मैं 2-2 घंटे में कवर करूंगा, बढ़िया आपको रटवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से समझा के, एकदम से नहीं रटवाना है, समझा के मैं आपको आराम से करवाऊंगा। फिर हम देखते हैं इंपोर्टेंट लिटरेचर ऑफ एमपी। भैया लेखक कौन कौन से रहे हैं, होशंगाबाद में कौन से लेखक पैदा हुए, उनकी कृतियां क्या क्या रही हैं, क्योंकि कुछ लेखक ऐसे हुए ना उनकी कृतियां काफी प्रसिद्ध रही हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिर हम बताएंगे रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस। व्यापम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भाई आपके घर के पीछे का मंदिर पूछ लेता है और आपको पता नहीं होता है,
हम कोशिश करेंगे उस घर के पीछे के मंदिर तक जाने की इसमें। तो इसमें ये जो 3 से 4 घंटे लिखे हुए हैं, इसको आप 5 से 6 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, मेंस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में भी 3 मार्कर सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। कोई सा भी मंदिर दे देंगे आपको, चतुर्भुज मंदिर दे देंगे, बहुत बड़ा मंदिर की बात कर दी, व्यापम तो एक छोटा सा मंदिर भी पूछ लेता है, गढ़वाल मंदिर कहाँ है, एक छोटी सी चीज पूछ लेता है, और हम उसमें भी टाइम बोल जाते हैं। ठीक है, वैसे अपन को कुछ नहीं करना है। IMP ट्राइबल पर्सनालिटीज, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं हमेशा। भूरी बाई से रिलेटेड, अगर मैं 2021 या 22 का क्वेश्चन है, भूरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है, उनको अभी पद्मश्री मिला हुआ था, तो ये पूछा गया था, किस क्षेत्र से भी पूछा गया था, या फिर उनकी ट्राइब पूछी गई थी, कौन सी ट्राइब से हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो पर्सनालिटीज है ना, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके एग्जाम क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आराम से कवर कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से सारी चीजें कवर कराऊंगा। आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश हम इसमें पढ़ेंगे गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। इसमें ज्यादातर व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं। मैं इसमें आर्टिकल के तहत आपको अंदर जाएंगे, आर्टिकल बताएंगे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत क्या आ रहा है, और उसमें महत्वपूर्ण याद करने की चीज उसमें रहेगी व्यक्तियों के नाम के, किसके बाद कौन आया, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीज हम देखेंगे। इसमें 4 से 5 घंटे हमें देने पड़ेंगे, हो सकता है। हाँ, फिर हम देखेंगे 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से टायर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वार्डों की संख्या क्या होती है, मेंबरों की संख्या क्या होती है, और वहाँ के जो नागरिक हैं, सिटीजन, उनकी संख्या कितनी होती है। ये सारी चीजें हम बहुत डेप्थ में जानेंगे, इसमें मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको बताने में। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में हम सेंसर, जनगणना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 2 से 3 नहीं, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं जनगणना पढ़ने में। आराम से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, इसमें भी मुझे 2 से 3 घंटे लगने वाले बताने में। वेलफेयर स्कीम ऑफ ST/SC इन मध्य प्रदेश, 2022 या 23 में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए, सॉरी 2021 और 22 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कीम से। तो ये स्कीम है 2 से 3 घंटे में जो महत्वपूर्ण स्कीम होगी सिर्फ SC/ST के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बलराम ताल बताने जा रहा हूँ 2007 में आई है, किस लिए आई है, भैया आप तालाब बनाओ, पानी की कमी ना हो, आपकी खेती में खेती को बढ़ावा मिले। मैं यहाँ पे बलराम ताल नहीं बताऊंगा, मैं आपको SC/ST से रिलेटेड स्कीम्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे अगर देखें, हम तो आगे के 2 मंथ में जो 100 घंटे 100 आवर होने वाले हैं, उसमें मैं इतना सब पढ़ाने वाला हूं, और इससे ज्यादा भी मुझे समय लग सकता है, क्योंकि ये चीज अगर हम डेप्थ में पढ़ाने जाएंगे तो काफी समय लगता है, मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरा शेड्यूल आगे 2 महीने का 100 घंटे का। अब मैं एक चीज थोड़ा सा आपको छोटी सी चीज और समझा देता हूं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया भौगोलिक विभाजन हुआ कैसे, क्यों हो जाता है भौगोलिक विभाजन। तो इसमें सिंपल सी चीज आती है कि कहीं जैसे मध्य प्रदेश का ये नक्शा रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये नक्शा रहा, तो कहीं पर सूर्य की किरण कम पड़ रही है, कहीं पर सूर्य की किरण ज्यादा पड़ रही है, कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर आर्द्रता ज्यादा है, कहीं की जलवायु नम है, कहीं की जलवायु उष्ण है, तो उसका प्रभाव भौगोलिक विभाजन पर हमें देखने को मिलता है। जहां पर ज्यादा पानी गिर रहा है वहां मैदानी क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, जहां पर अगर हम देखें ज्यादा कटीली क्षेत्र हो रहा है, पानी कम गिर रहा है, वहां पर हमें रेतीला क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से भौगोलिक विभाजन होता है, किसके आधार पर, ताप के आधार पर, दाब के आधार पर, वायु के आधार पर और आर्द्रता के आधार पर। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को मोटे मोटे भाग में 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक विभाजन के रूप में, जिसमें आता है एक मध्य उच्च प्रदेश, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत इसका मध्य प्रदेश का जाता है 82%। उसके बाद आता है पूर्वीय बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो 11% पर जाता है। हम इसके जो मध्य प्रदेश मध्य उच्च प्रदेश भाग है, इसमें भी 5 भाग आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल अगर ऐसा पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो 3 भाग में। लेकिन अगर डेप्थ में पूछा जाए टोटल कितने भागों में बांटा गया, तो 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 7 भाग अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अब मैं सिर्फ एक भाग का आपको नॉर्मल सा डेमो दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा देना जरूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ने कैसे वाले हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण। मध्य भारत का पठार सबसे पहले तो परसेंटेज महत्वपूर्ण होता है, 10.7% पे फैला हुआ है। फिर अगर हम बात करें इसको मैं लिखवाऊंगा कैसे या पढ़ाऊंगा कैसे, तो इसके मेरे डायमेंशन रहेंगे। डायमेंशन कैसे, सबसे पहले इसमें डायमेंशन आएगा आपका, इसके निर्माण कैसे हुआ,
ठीक है। सबसे पहले इसमें आएगा इसका निर्माण कैसे हुआ, फिर इसमें आएगा भाई इसमें क्षेत्र कौन से आते हैं, जिले कौन से आते हैं, इसमें मिट्टी कौन से प्रकार की पाई जाती है, इसमें वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें जनजाति कौन सी निवास करती है, इस क्षेत्र के लोग लोक नाट्य कैसे करते हैं, इस क्षेत्र के लोग गायन कैसा करते हैं, इस क्षेत्र में फसल कौन सी पाई जाती है, इसकी जलवायु मैंने बता दिया, इसमें वर्षा कितनी होती है। और हम इसके आगे देखेंगे कि भैया सारे काम होने के बाद इसकी समस्याएं क्या है, इस क्षेत्र की पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र कैसा है, इसमें कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र पाए जा रहे हैं, खनिज कौन कौन से पाए जा रहे हैं, समस्याएं देखेंगे कि भैया उत्पादन हो पा रहा है प्रॉपर कि नहीं, खनिज वाला क्षेत्र है कि नहीं, पानी यहाँ पर है कि नहीं, फिर हम उसका निष्कर्ष देंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये सारे डायमेंशन में मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से, मतलब मेरा इतना मानना है कि भौगोलिक विभाजन अगर आपने मेरे से पढ़ लिया एक बार, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि लगभग आपको एमपी समझ में आने लग जाएगा कि भैया एमपी पढ़ना कैसे है। और यहाँ पे मैं सारे डायमेंशन कवर करूंगा, सारे जो एमपी में आगे जाके कवर होने वाले हैं। इवन मैं तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर ग्वालियर क्षेत्र आना तो ग्वालियर से रिलेटेड मैं जयविलास पैलेस, समझ रहे हो, यहाँ पे कौन से मेला लगता है, सबसे बड़ा अगर हम देखें गुरुद्वारा कौन सा है, ये तक मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। मतलब अगर भौगोलिक विभाजन मैंने टाइम बहुत लगेगा, भौगोलिक विभाजन में हो सकता है एक विभाजन में 2 से 3 घंटे भी लग जाएं, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें और मैप याद रहेगा तो हर चीज़ क्लियर होगी। चलिए इसी के साथ मैं मेरी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।